दोस्तों, बिहार फायरमैन एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चन का यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा बनाइए। इसमें आपके लिए जो टारगेट है 75 प्लस की, इसमें सभी विषय से टोटल 100 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कार्य तथा सामर्थ्य के मात्रक है क्रमशः। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। 5 से 6 सेकंड का आपको समय लेना है। आगे मैथ का भी क्वेश्चन है, मैथ सेक्शन में आपको 1 मिनट का समय लेना है। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कार्य तथा सामर्थ्य के मात्रक है क्रमशः। क्रमशः यानी सीरियल से आपको बताना है। सामर्थ्य यानी शक्ति हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब ए और बी ऑप्शन दिए हैं तो आपका जवाब गलत है। अब चलिए सही आंसर क्या होगा। तो शक्ति P बराबर जो सूत्र होता है, शक्ति यानी पावर, P बराबर जो सूत्र हो गया कार्य बट्टा समय W/T, और कार्य का इंग्लिश नाम होता है वर्क, तो यानी W हो गया, और समय का होगा सेकेंड, समय का मात्रक होता है सेकेंड, और T हो गया यहाँ पर। तो शक्ति बराबर जो सूत्र होता है कार्य बट्टा समय। अब यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, P गुना T हो जाएगा क्रॉस गुना करने पर। अब चलिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे पहले कार्य का। तो कार्य का यहाँ से क्या हो जाएगा, W बराबर जो हो जाएगा P गुना T। P है यहाँ पर शक्ति का मात्रक, और शक्ति का यहाँ पर क्या होता है वाट होता है, और T का हो जाएगा सेकेंड, घंटा, ये सभी। तो कार्य का यहाँ से क्या निकल कर आ गया, वाट घंटा आ गया। इसके बाद आपको बताना है सामर्थ्य यानी शक्ति का। P बराबर क्या है W/T है। W का मात्रक होता है जूल, यानी कार्य का मात्रक है जूल, और T है यहाँ पर तो सेकेंड हो जाएगा, तो जूल प्रति सेकेंड। तो यहाँ से शक्ति का मात्रक आ गया जूल प्रति सेकेंड, और कार्य का आ गया वाट घंटा। वाट घंटा, किलो वाट घंटा, वाट सेकेंड, यह सभी जो है कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। इसके बाद जूल प्रति सेकेंड, यहाँ से शक्ति का मात्रक आ गया। बिहार पुलिस में होता क्या है कि नॉर्मल नहीं आपसे पूछा जाएगा, सिंपल सा ये नहीं पूछा जाएगा कि कार्य का क्या मात्रक होता है। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो जितने भी बेसिक फॉर्मूला है अगर आपको याद है तो फिर आप आसानी से बना लीजिएगा इस तरह से। तो सही आंसर हो जाएगा वाट घंटा तथा जूल प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। अच्छा सा क्वेश्चन है। संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है, यह आपको बताना है इसमें। तो संवेग में परिवर्तन जो होता है आवेग के बराबर, लेकिन यहाँ पर दर दिया हुआ है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में संवेग में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम होता है आवेग इम्पल्स के बराबर, लेकिन दर दिया गया है यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बल इसका सही आंसर हो जाएगा, फोर्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः है। यहाँ से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो सिंपल सा आपको ये समझना है कि अगर सीधा सा पूछा जाएगा संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, तो आवेग के बराबर होता है। अगर यही पूछा जाएगा कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, तो यह बल के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। अभी वर्तमान में बात करें तो राज्यों की जो टोटल संख्या 8 है, सब केंद्र शासित प्रदेश जो है 9 नहीं 8 है। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेश को विलय करके एक बना दिया गया है। तो अब जो है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है, और राजधानी दमन है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश 9 से घटकर कितना हो गया, 8 हो गया। राज्यों की संख्या टोटल 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 28 8। अगला क्वेश्चन अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। अमीबा, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, यह सभी जो है प्रोटिएस्टा के अंतर्गत है। तो प्रोटिएस्टा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कार्बन के अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप हीरा एवं ग्रेफाइट तो है ही, और इसके साथ साथ फ्लोरीन भी है। सही आंसर इसका हो जाएगा सभी 1 2 3। यहाँ पर फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या F है। फ्लोरीन का जो संकेत होता है F होता है और परमाणु संख्या 9 है। यह फ्लोरीन नहीं है, यहाँ पर फुलेरिन है यह। तो ये आपको याद रखना अच्छे से, फ्लोरीन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, फुलेरिन दिया हुआ है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लोरीन का शेप किस तरह से होता है, फुटबॉल की तरह होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लोरीन की संरचना फुटबॉल के समान होता है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, यह तीनों जो है कार्बन के अपर रूप है, और एक तत्व है फ्लोरीन। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। ये वाला फ्लोरीन यहाँ पर नहीं है, यह जो है फुलेरिन है। सही आंसर हो जाएगा सभी 1 2 3। अगला क्वेश्चन है मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ। मोपला विद्रोह 1921 जो हुआ था मालाबार। सही आंसर हो जाएगा। राज्य का नाम अगर पूछा जाता है तो केरल होगा सही आंसर, और यह भी याद रख लेना है वर्ष भी 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए।
इस क्वेश्चन का सही आंसर मीर कासिम नहीं होगा। अगर आप मीर कासिम आंसर दिए हैं तो आपका जवाब गलत है। अब इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा आप। 1757 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। इसके बाद 1760 में मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। फिर इसके बाद क्या किया गया कि जुलाई 1763 में फिर से मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बनाया गया था। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, और उस समय जो नवाब था बंगाल का मीर जाफर था, मीर कासिम नहीं था। मीर कासिम को 1763 में हटा दिया गया। हटा इसलिए दिया गया कि अंग्रेज का जो भी ऑर्डर था उसको सही तरीके से नहीं मानता था। इस कारण से मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर को जुलाई 1763 में बंगाल का नवाब बना दिया गया। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, तो उस समय भी बंगाल का नवाब जो हो जाएगा मीर जाफर ही था। सही आंसर मीर जाफर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था हेक्टर मुनरो, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, और इस अंग्रेज एवं यहाँ पर जो बंगाल के नवाब मीर कासिम के तरफ से जो था अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम हो गया, तीनों एक तरफ था और अंग्रेज एक तरफ था, यानी दोनों के बीच यहाँ पर संयुक्त युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है जी का मान। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है, गलत दिया हुआ है। विषुवत रेखा पर क्या होता है कि जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी वस्तु का भार अधिक कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर होगा। भार W बराबर जो सूत्र होता है M गुना G होता है। M हो गया यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान सभी जगह समान ही रहता है, लेकिन जी का मान चेंज होते रहता है जगह के अकॉर्डिंग। और ध्रुवों पर जो है जी का मान अधिक होता है, तो यहाँ पर कम दे दिया गया है, गलत दे दिया गया है। और कम जो होगा विषुवत रेखा पर। इसके बाद है पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर बिल्कुल कम होता है, यह सही दिया हुआ। इसके बाद है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, तो यह गलत है। पृथ्वी की सतह से अगर आप ऊपर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा कि कम होगा, यहाँ पर बढ़ेगा नहीं। इसके बाद है नियत रहता है, तो नियत बिल्कुल भी नहीं रहता है, जगह के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान सभी जगह समान होता है। तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में जो पेश किया गया था 1968 में, और वर्तमान समय में भारत का जो लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष है। अगला क्वेश्चन है विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। यहाँ से जितने भी पॉइंट बताएंगे सभी आपको याद रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन उम्र से रिलेटेड पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन में 18 वर्ष, तो मतदान यानी वोट देने के लिए जो न्यूनतम उम्र का कंडीशन 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष कंप्लीट हो गया है तो आप वोट दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं पंचायत चुनाव में, यानी पंचायत की सदस्यता के लिए, यानी वार्ड सदस्य हो गया, मुखिया का चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए जो न्यूनतम उम्र का कंडीशन 21 वर्ष है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन है 21 वर्ष। इसके बाद आते हैं 25 वर्ष। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विधानसभा की सदस्यता, यानी MLA के लिए विधानसभा की सदस्यता। अभी बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था यह विधानसभा का ही चुनाव था, MLA का चुनाव था कुछ दिन पहले। तो MLA बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र का कंडीशन है 25 वर्ष का कंडीशन है। और विधान परिषद, राज्यों में जो होता है विधानसभा होता है, सभी राज्यों में है, और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, जैसे बिहार में भी विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र का जो कंडीशन है 30 वर्ष है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अब आपको केंद्र का भी याद रखना है। केंद्र मीन्स यहाँ पर हो गया लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन 25 वर्ष है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन 30 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन 35 वर्ष है। तो 18 से लेकर आपको 35 तक पूरा यहाँ से क्लियर हो गया होगा। मतदान यानी वोट देने के लिए 18 वर्ष का कंडीशन है, पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष का कंडीशन है, विधानसभा के लिए 25 वर्ष का कंडीशन है, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। अब आ जाना है केंद्र में, तो केंद्र में यानी लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इस क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति पूछा गया है तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति भी बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद दूसरे नंबर पर जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह भी याद रखना है। और 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में और अपने देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और एग्जाम में पूछा जाता है ये कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और एम वेंकैया नायडू अभी वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति है, 13वें उपराष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था। कल आप लोगों को होमवर्क वीडियो में बताए थे कि जितने भी वंश है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड आपको जो याद रखना है पहला यानी संस्थापक कौन था और अंतिम शासक, तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था और इसमें लास्ट का पूछा जा रहा है तो सही आंसर जो हो जाएगा इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी के पुत्र इब्राहिम लोधी लोधी वंश का आखिरी शासक था। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विचलन कोण का मान निर्भर करता है। विचलन कोण का जो मान निर्भर करता है आपतन कोण पर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है, अगर आपतन कोण अधिक होता है तो विचलन कोण कम होगा, यानी उल्टा रिलेशन होता है। अगर आपतन कोण कम है तो विचलन कोण अधिक होगा, अगर अधिक है तो कम होगा, उल्टा रिलेशन दोनों के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री एवं मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संकटपन जातियां नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन डोडो पक्षी। डोडो पक्षी पृथ्वी पर से विलुप्त हो गया है। डोडो पक्षी, डायनासोर, यह सभी जो है विलुप्त के कैटेगरी में, संकटपन जातियां नहीं है। संकट उसी का होगा जो पृथ्वी पर मौजूद है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाघ, कस्तूरी मृग, इन तीनों पर संकट की स्थिति बना हुआ है, लेकिन डोडो पक्षी पृथ्वी पर है ही नहीं, विलुप्त हो गया। और डायनासोर भी पृथ्वी पर से विलुप्त हो गया है, विलुप्त के कैटेगरी में है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, तो इसलिए प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है। तारापुर परमाणु रिएक्टर भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा बनाइए, हो सकता है कभी आपको कुछ क्वेश्चन आसान दिखे और एग्जाम में भी इसी तरह से रहता है कि शुरू में आपको लगेगा कि क्वेश्चन आसान है, पूरा बनाने के बाद पता चलता है, तो पूरा बना। अगला क्वेश्चन है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1925 में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में, और संस्थापक एम.एन. राव थे। अगला क्वेश्चन है सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। सूरजकुंड झील हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिला में है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर सूरजकुंड झील जो है यहाँ पर प्रसिद्ध हस्तशिल्प का मेला लगता है, इस कारण से एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। गोल गुंबज जो है बीजापुर में, और बीजापुर कर्नाटक राज्य में है, सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। एक यहाँ से और पॉइंट याद रखना, गोलकुंडा किला कई बार पूछा जाता है, गोलकुंडा किला कहाँ है, तो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो यह जो अनुच्छेद 21 में है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 है, यानी अनुच्छेद 21 के कॉम में जो है शिक्षा का अधिकार है, बाद में संशोधन करके ऐड किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है।
यह भी पूछा जाता है। शिक्षा का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 21 के क में है। और कब संशोधन हुआ था, तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख श्रेणी के बीच स्थित है। लद्दाख श्रेणी जो है काराकोरम श्रृंखला और जौस्कर पर्वत के बीच स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम है। नमक का जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और रासायनिक सूत्र इस तरह से होता है NaCl। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति इसका इंग्लिश नाम जो है ड्राफ्ट कमेटी है। कई बार प्रारूप के जगह पर ड्राफ्ट भी दिया हुआ रहता है और दूसरा नाम मसौदा भी है, तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह का भाषा एग्जाम में दे दिया जाता है और आपको पता भी रहेगा फिर भी नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए इससे रिलेटेड जो भी है, जैसे प्रारूप हो गया, मसौदा हो गया और इंग्लिश नाम हो गया ड्राफ्ट, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीपों समूह को विभाजित करता है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ मिनिकॉय और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच जो है 9 डिग्री चैनल है। इसके बाद है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री है। और इस क्वेश्चन में 11 डिग्री पूछा गया है, तो हो जाएगा अमीनी द्वीप और कन्नूर। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ से जो आपको याद रखना है इस तरह से, मालदीव और मिनिकॉय दोनों में यहाँ पर देखिएगा दोनों जगह मौ है, यहाँ भी मौ है और यहाँ भी मौ है। और इसके बीच जो है 8 डिग्री चैनल है, 8 यहाँ पर सम है। तो ये याद रखना है आपको कि सम है, यानी दोनों जगह समान होना चाहिए, मालदीव मिनिकॉय होना चाहिए। और 9 डिग्री जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है, 9 है विषम संख्या, दोनों अलग अलग हो गया। और 10 डिग्री है अंडमान निकोबार के बीच, 11 डिग्री है अमीनी द्वीप और कन्नूर के बीच। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है विपक्ष द्वारा, और जो बहुमत यहाँ पर सत्तारूढ़ दल रहते हैं उसके द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि हमारे पास बहुमत है। अगर यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव नहीं होता है, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो भी यहाँ पर सत्ता में दल है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। तो मंत्रिपरिषद हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में यहाँ पर प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री हैं सभी को यहाँ पर पूरे तरीके से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मंत्रिपरिषद इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, तो इन सभी को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। यह जो लाया जाता है विपक्ष द्वारा ही, और जो भी सत्ता में उसको इस्तीफा देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। और मुगल वंश जो भारत में है 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश का यहाँ पर नींव रखा है। तो सही आंसर हो जाएगा बाबर। और बाबर का सीरियल नंबर यहाँ से आपको याद रखना है। बाबर के पुत्र का नाम है हुमायूं, हुमायूं के पुत्र का नाम है अकबर, अकबर के पुत्र का नाम है जहांगीर, जहांगीर के पुत्र का नाम है शाहजहां, और शाहजहां के पुत्र का नाम है औरंगजेब। तो बाबर के पुत्र है हुमायूं, हुमायूं के पुत्र है अकबर। यहाँ से पूछ दिया जाता है दूसरे तीसरे नंबर का अरेंज करने के लिए रहेगा कि मुगल शासक को आप सजाइए। तो बाबर के बाद हो जाएगा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या है। बिहार में लोकसभा सीटों की जो टोटल संख्या है 40 है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों की टोटल संख्या बिहार से 16 है। विधान परिषद में टोटल 45 सदस्य है, 45 नहीं 75 है। बिहार में विधान परिषद में सीटों की टोटल संख्या 75 है और विधानसभा में 243 है। तो चारों पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा में 16 सदस्य है बिहार से सीटों की संख्या है, विधान परिषद में 75 है और विधानसभा में 243 है। अगला क्वेश्चन, एड्स रोग का जनक है एक। एड्स जो है विषाणु जनित बीमारी है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। और विद्युत हीटर का जो कुंडली बना होता है नाइक्रोम का। और विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की इसमें आरंभिक आपको राजधानी बताना है। मगध की आरंभिक राजधानी जो थी गिरिवर्ज, इसका सही आंसर हो जाएगा। गिरिवर्ज के जगह पर राजगीर भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, दोनों सही है। प्राचीन नाम है गिरिवर्ज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय यानी जिसका संविधान में जिक्र है
तो इसमें से जो नहीं है सही आंसर हो जाएगा कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, एसएससी का संविधान में जिक्र नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में वर्णन है। इसके बाद हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, तो यूपीएससी का भी संविधान में जिक्र अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, और चुनाव आयोग का जो वर्णन अनुच्छेद 324 में। लेकिन एसएससी का जिक्र नहीं है, तो संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा हो गया योजना आयोग, नीति आयोग, संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है। इसमें से जो रबी फसल नहीं है चावल नहीं है। चावल जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। राई यहाँ पर दिया हुआ है, तो सरसों का नाम है। सरसों जो है गेहूं के समय में ही यहाँ पर बोई जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा चावल। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे सूखा भाग है। भारत का जो सबसे सूखा भाग है राजस्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान, और यहीं पर थार मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है। दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है रेंड है, करेंसी पूछा गया है, तो रेंड करेंसी है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या है। भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या भी वर्तमान समय में जो है 25 है, सही आंसर हो जाएगा 25, और 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बना है। अगला क्वेश्चन अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। अरावली पहाड़ियाँ भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। दल बदल संबंधित मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग को नहीं है। यह जो निर्णय अधिकार है सदन के अध्यक्ष को, और सदन के अध्यक्ष द्वारा ही अयोग्य घोषित किया जाता है, और यह निर्णय जो है सदन के अध्यक्ष, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, बिहार की बात करें तो बिहार में जैसे विधानसभा है तो विधानसभा का अध्यक्ष के पास यह निर्णय है लेने का। अगला क्वेश्चन राजकोषीय नीति का संबंध है। राजकोषीय नीति का जो संबंध है सरकारी राजस्व और व्यय से। सरकारी राजस्व यानी आमदनी होगी, और व्यय यानी खर्च से। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और मुद्रा आपूर्ति प्रबंधन से जो संबंधित है मौद्रिक नीति। अगला क्वेश्चन आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आत्मनिर्भरता जो उद्देश्य था 1900 यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना का, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी है 56 से 61, और तीसरी है 61 से 66। तो 1961 से 66 के बीच जो चली थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर आत्मनिर्भर, तो सही आंसर हो जाएगा तीसरी योजना। और अभी जो चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता यहाँ पर तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है मैडम भीखाजी कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। मैडम भीखाजी कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को जो फहराया था स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट जो है जर्मनी में, और यहाँ पर कई बार जो है स्टुटगार्ट नहीं पूछ करके देश का नाम पूछ दिया जाता है, किस देश में फहराया गया था, तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, और यह जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दर्शन यानी पुस्तक का इसमें नाम पूछा गया है। परमाणुवाद का जो जनक कहा जाता है महर्षि कणाद को, भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। और यह जो पुस्तक है वैशेषिक, इसका सही आंसर हो जाएगा वैशेषिक दर्शन में इसका जिक्र है। अगर ऋषि का नाम पूछा जाएगा तो कणाद आपको याद रखना, और दर्शन का नाम पूछा जाएगा तो वैशेषिक। एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से या तो ऋषि का नाम पूछा जा सकता है या फिर दर्शन का नाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। पिटरा ड्यूरा जो संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो हुआ था झारखंड के सिंहभूम जिला में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोल विद्रोह पूछा भी जाता है। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बुद्धो भगत ने 1831 में। अगला क्वेश्चन है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है, कोलेस्ट्रॉल जो संश्लेषित होता है यकृत द्वारा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लीवर द्वारा, इंग्लिश नाम यकृत का हुआ लीवर, और इसको जिगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव पारितंत्र है। इसमें से जो पार्थिव पारितंत्र है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी 4 मिनट में कितने अंश घूम जाती है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। 1 डिग्री देशांतर घूमने में जो समय लगता है 4 मिनट का, और यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है, 4 मिनट में पूछा गया कि कितने डिग्री घूम जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री यहाँ पर घूमेगा, सही आंसर 1 डिग्री होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा। यहाँ पर समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जा रहा है, तो पैरेलल के लिए जो सूत्र होता है 1/r बराबर R इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितना भी दिया हुआ रहेगा सभी को इस तरह से आपको जोड़ते चले जाना है। और यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है, तो यानी 1/r का मान ये जो यहाँ पर है r, इस r का मान आपको निकालना है। तो 1/r बराबर जो यहाँ पर होगा इस तरह से 1/5, 1/5 हो गया, प्लस 1/10 हो गया यहाँ पर, प्लस 1/ यहाँ पर 15, और सबका यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। 5, 10, 15 का जो एलसीएम होगा 30 होगा, फिर यहाँ पर 6 आ गया, प्लस यहाँ पर 3 होगा, और प्लस यहाँ पर 2 होगा, तो 6 प्लस 3 9 हो गया, प्लस 2 तो 11/30 हो गया। अब आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको r का मान निकालना है, और 1/r यहाँ से जो आ गया 11/30 आ गया, तो r बराबर जो होगा इसको उलट कर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 1/r है और 11/30 है, तो r का मान जो हो जाएगा 30/11 हो जाएगा, तो 30/11 इसका सही आंसर हो गया, 30/11 हो। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर सीरीज में पूछा जाता है यहाँ पर श्रेणी में, तो सीधा सा जोड़ देते सभी को, 5, 10, 15 को जोड़ देते, लेकिन एग्जाम में समांतर का ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण में और साथ ही उत्तल दर्पण में भी, सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण एवं समतल दोनों। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन क्षार नहीं है, यानी बेस नहीं है, कौन नहीं है आपको बताना है। तो KOH कैल्शियम, यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षार है। इसके बाद है CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट जो है क्षार नहीं है। इसके बाद है ZNO जिंक ऑक्साइड भी क्षार का उदाहरण है, तो सही आंसर जो हो जाएगा K2SO4। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन है। हैलोजन जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से आपको बताना है कि सबसे सक्रिय कौन है, एक्टिव कौन है। तो फ्लोरीन है, एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा यंत्र प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर इस पर जो कार्य करता है फोटो सेल, यानी हो गया यहाँ पर सौर सेल, सौर बैटरी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऋणता का सही क्रम है। विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आपको सही क्रम बताना है, सबसे अधिक किसका, इस तरह से यहाँ पर सजाकर बताना है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक जो है फ्लोरीन का है, तो फ्लोरीन यहाँ पर दिया हुआ है, तो फ्लोरीन का डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर छोटा दिखाया गया है, फ्लोरीन से अधिक है यहाँ पर आयोडीन, आयोडीन से अधिक है ब्रोमीन, ऐसा नहीं होता है। सबसे अधिक जो होता है फ्लोरीन का, उससे कम यहाँ पर क्लोरीन होगा, इससे कम ब्रोमीन का। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन MnO2 क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड क्या है बताना है। मैग्निक ऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों है, तो सही आंसर हो जाएगा अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों है। अगला क्वेश्चन N3H में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है। केमिस्ट्री में इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर से भी 2020 में पूछा गया था, और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बनाना कैसे है सीख लीजिए। यहाँ पर N3H दिया हुआ है और इसमें आपको नाइट्रोजन का बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका भी पूछा जाएगा उसको आपको x मान लेना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन यानी n का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो उसको x मान लीजिए। अब यहाँ पर n कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, N3H यानी 3 है, तो 3 में x से गुना कर दीजिए,
3 गुना x हो गया। इसके बाद प्लस का यहाँ पर साइन देना है और हाइड्रोजन का जो है 1 होता है, +1 हो गया और बराबर में 0 लिखना है। बराबर में 0 हो गया। अब x का मान निकाल दीजिए, यही नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन का यहाँ पर x माने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x बराबर -1 हो जाएगा। +1 यहाँ पर है, बराबर को साइड ले जाइएगा तो -1 हो गया। 3x बराबर -1 तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से -1/3 हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन -1/3, इसका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तत्व छांटिए। इसमें तत्व कौन सा है बताना है आपको। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डायमंड यानी हीरा हो जाएगा। हीरा जो है एक ही प्रकार के कार्बन के परमाणुओं से बना है। तत्व का जो परिभाषा है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होना चाहिए और डायमंड हीरा जो है एक ही प्रकार के कार्बन परमाणुओं से बना हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा डायमंड यानी हीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक आपको बताना है। तो इसमें से प्लेटिनम जो है अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ से 4 दिया हुआ ऑप्शन में, तो चारों देख लीजिए अच्छे से। फर्स्ट ऑप्शन में लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के लिए क्या चाहिए कि सबसे पहले बिजली चाहिए, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है लाउड स्पीकर। और माइक्रोफोन यानी माइक में क्या करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं, तो यानी ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो सही आंसर हो गया माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को चेंज करना, और ट्रांसफार्मर सिर्फ AC करंट पर काम करता है, DC करंट पर काम नहीं करता है। यह भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है, अगर हाई वोल्टेज है तो उसको लो वोल्टेज में चेंज करेगा, यानी वोल्टेज को चेंज करना ट्रांसफार्मर का काम है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर के लिए सबसे पहले बिजली चाहिए, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर चेंज करता है। एक होता है डायनेमो, डायनेमो का ही दूसरा नाम जनरेटर भी है। तो जनरेटर का जो काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है। बीज जो विकसित होता है बीजांडों में, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बीजांड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर फसल दिया हुआ और फसल से संबंधित रोग दिया हुआ है, तो इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में है मटर और पाउडरी मिल्ड्यू, सही दिया हुआ है यहाँ पर, यह सुमेलित है। इसके बाद है सेब, तो सेब फसल में अग्नि निर्जा रोग होता है, सही है। मूंगफली में टिक्का रोग, बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछ लिया गया था यह क्वेश्चन, किस फसल में टिक्का रोग होता है, तो मूंगफली में। और गेहूं में यहाँ पर मिली बग है, तो गलत है। मिली बग जो रोग होता है सरसों फसल में। यहाँ से याद रखिएगा कि मिली बग जो होता है सरसों में, गेहूँ में नहीं होता है। गेहूँ में जो होता है रस्ट रोग, इसको लाल सरंद रोग भी कहा जाता है रस्ट को। तो गेहूं यह जो है यहाँ पर डी ऑप्शन में, यह सुमेलित नहीं है। मिलीबग जो है सरसों फसल में होता है और गेहूं में रस्ट रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आधुनिक मानव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। स्कंदन यानी क्लॉटिंग थक्का में कार्य करता है, तो रक्त के थक्का बनाने में जो सहायक है विटामिन के इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। विषाणु के कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, सही आंसर जो हो जाएगा विषाणु। अगला क्वेश्चन, 122 डिग्री का मान सेल्सियस में होगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और सिंपल सा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में चेंज करने से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको एक सूत्र याद रखना है, C/5 बराबर जो सूत्र होता है, C है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, F-32/9, F हो गया यहाँ पर फ़ारेनहाइट, F-32/9। अगर आपको यह सूत्र याद है तो बना लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस सूत्र को आप याद रख लीजिए, C/5 बराबर हो गया F-32/9। अब अप्लाई कैसे करना है तो समझ लीजिए। क्वेश्चन में जो दिया हुआ फ़ारेनहाइट, तो F के जगह पर यहाँ पर मान रख देना है। अगर सेल्सियस दिया हुआ रहता तो C के जगह पर मान रख देते। अब इस तरह से हो गया, C/5 बराबर हो गया यहाँ पर F-32/9। F के जगह पर कितना मान है, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान चेंज करना है। तो 122 - 32 हो गया और 9 हो गया,
तो 122 में से 32 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो गया। और 90/9 हो गया, 90 में 9 से भाग दीजिएगा तो 10 होगा। अब c/5 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो c का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 10 में 5 से गुना कीजिएगा तो 50 डिग्री सेल्सियस। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। सिंपल सा आप सूत्र को याद रखिए, c/5 बराबर होता है F-32/9। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अगर सेल्सियस में मान दिया हुआ रहेगा 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बताइए, तो c के जगह पर 50 रख देना और f का मान आ जाएगा। इस इक्वेशन से सिंपल सा बना लेना है आपको। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 50 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश से संबंधित। क्वेश्चन में कहा जा रहा है चूज द अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी सेंटेंस गिवन। यहाँ पर एक हिंदी वाक्य दिया हुआ और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताना है। क्वेश्चन इस तरह से है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभी ऑप्शन को देख लीजिए, सिंपल सा ही ट्रांसलेशन है। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन दिए हैं तो आपका जवाब गलत है। इसमें दिया हुआ इस तरह से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मीन्स ये हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि यहाँ पर उल्टा हो गया। इसमें जो दिया हुआ है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति होना चाहिए। सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर इज का प्रयोग है, यहाँ पर था दिया हुआ है तो इज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पर डी ऑप्शन में फर्स्ट शब्द नहीं है, फर्स्ट वर्ड नहीं दिया हुआ, इस कारण से नहीं होगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर 4 वाक्य है, एक ही से संबंधित और सबसे सटीक कौन होगा आपको बताना है। सिंपल सा ही अभी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मोहन इज द मोस्ट टॉल स्टूडेंट इन द क्लास। इसका मीन्स ये हुआ कि मोहन अपने क्लास में सबसे लंबा है। अब इसका सही ट्रांसलेशन यहाँ पर क्या है आपको बताना है वाक्य। यहाँ पर टॉल के जगह पर जो होना चाहिए टॉलेस्ट होना चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। मोहन अपने क्लास में सबसे यहाँ पर लंबा विद्यार्थी है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि टॉलर क्यों नहीं होना चाहिए। टॉलर जो होता है किसी के कंपेयर में, अगर मोहन को राम से यहाँ पर कंपेयर करते, मोहन राम के तुलना में लंबा है, तो उस कंडीशन में टॉलर होता है कंपेयर के कंडीशन में। और मोहन जो अपने क्लास में सबसे लंबा है, तो इस कारण से टॉलेस्ट होगा। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनम ऑफ ऑनेस्ट। तो सिंपल सा ही, एंटोनम मीन्स होता है विपरीतार्थक शब्द, ऑनेस्ट का आपको उल्टा बताना है। और साइनोनम एक होता है, तो इसके साइनो मीन्स होता है पर्यायवाची और एंटो मीन्स होता है विपरीतार्थक। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, तो ईमानदार का क्या हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द बेईमान हो जाएगा। तो बेईमान जो होता है डिसऑनेस्ट मीन्स, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर तीनों जो भी स्पेलिंग है सभी गलत है, कोई भी यहाँ पर सही नहीं। इनऑनेस्ट ऐसा मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगफुल शब्द नहीं है। और डिसऑनेस्ट बेईमान का है, तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच आर्ट है, नॉन पर नॉन, एडजेक्टिव वर्ब, उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ इट इज ए यूनिक बुक। यूनिक क्या है आपको बताना है, इसमें से नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होगा इसमें से बताना है आपको। इट इज ए यूनिक बुक का मीन्स यह हुआ कि यह एक यूनिक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है। और यहाँ पर यूनिक शब्द जो है पुस्तक की यहाँ पर विशेषता बतलाता है, इस कारण से एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर वेरी शब्द जुड़ जाता है, इट इज ए वेरी यूनिक बुक, तो उस कंडीशन में वेरी जो होता है एडवर्ब होता, तो यहाँ पर एडजेक्टिव इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ गिविंग सुटेबल ऑप्शन वी थॉट। यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ और खाली स्थान में क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर इस तरह से दिया हो वी थॉट दैट सी और द जॉब, इसमें क्या होगा तो वुड गेट होगा। सही आंसर जो हो जाएगा वी थॉट दैट सी वुड गेट द जॉब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अंडरलाइन का मीन्स आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पर जो वाक्य है इस तरह से दे आर नॉट एट फुली डेवलप्ड, यानी वह अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, तो क्या होगा बताना है आपको। तो मैच्योर जो होता है पूरी तरह से विकसित हो गया उसको कहा जाता है इम्पार्शियल मीन्स होता है निष्पक्ष, और एडल्ट मीन्स वयस्क यानी यंग हो गया है,
और एमेच्योर इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा, एमेच्योर यानी पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सफिक्स बताना है। सफिक्स मीन्स होता है प्रत्यय यानी लास्ट में जुटेगा, और प्रीफिक्स मीन्स होता है उपसर्ग, शुरू में जुटता है। तो फ्रेंड में यहाँ पर क्या जुटने के बाद एक सार्थक शब्द हो जाएगा, तो फ्रेंडशिप एक सार्थक शब्द है। फ्रेंड मीन्स होता है मित्र और फ्रेंडशिप्स मीन्स होता है मित्रता। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जिस तरह से हिंदी में हो गया ता प्रत्यय, मित्र में ता जोड़कर मित्रता, इसी तरह से यहाँ पर शिप जुड़कर फ्रेंडशिप हो जाएगा, मित्र का हो जाएगा मित्रता, प्रत्यय जुट रहा है यहाँ पर शिप। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम। यहाँ पर आइडियम दिया हुआ है टू स्प्लिट हेयर्स। टू स्प्लिट हेयर्स का यहाँ पर आइडियम आपको बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा टू इंगेज इन डिस्कशन इररिलेवेंट डिटेल्स, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन है 81 गुने 82 गुने 83 गुने 89 तक गुना करना है और इसमें आपको इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए आपको 81 गुने 82 से गुना नहीं करना है। यहाँ पर जो आपको लेना है सिर्फ इकाई अंक। 81 में इकाई अंक 1 है, 82 में 2 है, 83 में 3 है, और यहाँ पर क्या होगा कि बीच में 84 भी आएगा, फिर 85 भी आएगा, इस तरह से 89 तक लेना है। तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, यहाँ पर इकाई अंक से सिर्फ आपको मतलब है। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 में 3 से गुना किए 6 हुआ, 6 में 4 से गुना किए 24 हुआ, 24 तक आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए 2 है, 4 सिर्फ लीजिए और आगे गुना करके इस तरह से आपको चेक करना है। और इसमें लॉजिक आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 83 है, इसके बाद 84 है और यहाँ पर 85 आएगा। यहाँ पर क्या है, 82 में 2 इकाई अंक और यहाँ पर 85 में 5 इकाई अंक है। 2 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 से किसी भी अंक में गुना होगा तो 0 ही आएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो इकाई अंक होगा 0 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 2 और 5 इसमें ढूंढना है। अगर 2 5 आ गया तो इसका मीन्स यह है कि यहाँ पर 0 होगा। अगर सीरियल से नहीं रहता है, मान लीजिए यहाँ पर 83 से शुरू किया जाता और 89 तक दिया जाता, तब आप क्या करते, 3 में 4 से गुना करने पर 12 होता है, 2 लेते, फिर 2 से आगे नेक्स्ट में गुना करते, इस तरह से आपको गुना कर लेना है। और बहुत टफ नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसा ही पूछा जाएगा कि आप 1 मिनट में बना लीजिएगा, ये नहीं कि आपको गुना करना पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको लास्ट से गुना करना है। सही आंसर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 दिनों में खोद लेते हैं तो उसी कुएं के आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। टाइम एंड वर्क से संबंधित यह क्वेश्चन है। 1 मिनट का समय लेकर आप सभी मैथ क्वेश्चन को बनाइए, और कितना क्वेश्चन मैथ में आप बना पाते हैं सही कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 दिनों में खोद लेता है तो कुएं के आधे दिन में यानी आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिक की आवश्यकता है। तो सिंपल से यहाँ पर आप ये निकाल लीजिए कि 1 दिन में कितना श्रमिक की आवश्यकता है। 10 श्रमिक मिलकर 4 दिन में खोदता है, तो अगर 1 दिन में खोदना है तो यहाँ पर सिंपल सा ये समझना है आपको कि अधिक श्रमिक की जरूरत पड़ेगा, तभी अधिक मजदूर रहेगा, तभी 1 दिन में कुआं को खोद पाएगा। अगर 10 आदमी यहाँ पर काम पर लगाया गया है तो 4 दिन लगता है, तो इसका मीन्स ये है कि 40 आदमी अगर लगाएगा काम पर तो 1 ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर 1 दिन में काम को कंप्लीट करना है तो इसके लिए कितना श्रमिक चाहिए, 40 चाहिए। अब फिर इसको आधा दिन में कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर अधिक चाहिए, यहाँ पर 40 का भी आधा आपको नहीं करना है, अधिक चाहिए, यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 40 में 2 से गुना कर दीजिए 80। अगर यहाँ पर 80 मजदूर रहेगा तो आधा दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 80। अगला क्वेश्चन है, यदि एक नगर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और शरणार्थियों के कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या में वृद्धि होगी। यहाँ पर 4% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रहा है और 1% जो है शरणार्थियों के कारण से, यानी बाहरी यहाँ पर आ रहा है शरणार्थी, इस कारण से भी जनसंख्या में अतिरिक्त वृद्धि हो रहा है। तो 2 वर्ष पश्चात पूछा गया है, तो जनसंख्या में टोटल वृद्धि कितना हो रहा है, तो 4 + 1 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, टोटल 5% का यहाँ पर वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में, और 2 वर्ष का निकालना है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है, x + y गुना x गुने y, यहाँ पर प्लस होगा, x + y प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस x गुना y बाय x। और यहाँ पर क्या किया गया है कि दोनों वर्ष में
5% का ही वृद्धि है तो x के जगह पर भी आपको 5 ही लेना और y के जगह पर भी 5 ही लेना। अगर यहाँ पर दिया हुआ रहता है कि पहले वर्ष में 10% वृद्धि है, दूसरे वर्ष में 15% है, तो x के जगह पर 10 लेते, y के जगह पर 15 लेते, इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर 5% ही दोनों वर्ष में वृद्धि हो रहा है, तो 5 + 5 यहाँ पर लिखना है, +5 × 5 बट्टा में हो गया यहाँ पर 100। अब 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25 होता है, 25 में 1 से भाग दीजिएगा 0.25 आ जाएगा, और 5 में 5 जोड़िएगा 10 होता है, और 10 में 0.25 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो 10.25 हो गया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सही आंसर जो है 10.25%। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रमिति से संबंधित यह क्वेश्चन है, बनाइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा अगर a है तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, और आपको यहाँ पर निकालना है वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, यानी वर्ग की भुजा ऊपर होना चाहिए और वृत्त की त्रिज्या नीचे, इस तरह से आपको रेशियो निकालना है। तो चलिए पहले ले लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग की भुजा यहाँ पर शुरू में लिखा गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर बनाइएगा और गलत हो जाएगा। तो वर्ग की क्षेत्रफल, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो अगर वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल है πr², और यहाँ पर त्रिज्या हो गया πr²। अब आपको निकालना है a/r का रेशियो, यहाँ से आपको निकालना है, यानी a/r का मान आपको बताना है। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, a² बराबर, और यहाँ पर r² नीचे में ले लीजिए, a²/r² बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बचेगा, और पाई का मान कितना होता है, तो 22/7, 22/7 बराबर में हो गया। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो पाई के बट्टा में 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो a²/r² बराबर पाई बचेगा यहाँ से। फिर अगर आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ पर πr² ही मान आ जाएगा। अब आपको चाहिए a/r का मान चाहिए, तो a/r बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पर रूट आपको निकालना पड़ेगा, रूट अंडर में हो गया 22/7। अब आप अलग अलग कर दीजिए, √22/√7 हो गया इसका सही आंसर। a/r है यानी a अनुपात r का मान जो यहाँ से हो जाएगा √22 बट्टा में √7, अलग अलग कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन में अलग अलग ही दिया हुआ, रेशियो में आपको निकालना है, बट्टा मीन्स रेशियो ही यहाँ पर हो गया, तो सही आंसर हो जाएगा √22 अनुपात √7। अगला क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग -5 और गुणनफल 4 है, तब समीकरण होगा। द्विघात समीकरण से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको बनाना कैसे समझ लीजिए। द्विघात समीकरण में 2 मूल है, द्विघात है इसलिए इसमें 2 मूल होगा, एक मूल को अल्फा माना जाता है तो दूसरा मूल को बीटा माना जाता है। मूलों का योगफल दिया हुआ मीन्स अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया यहाँ पर -5 हो गया, -5 यहाँ पर दिया हुआ है, और गुणनफल यानी अल्फा बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर हो गया यहाँ पर 4। और समीकरण अगर आपको निकालना है तो समीकरण के लिए जो सूत्र होता है, इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x जोड़ अल्फा बीटा। बिहार पुलिस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस सूत्र को आप याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x जोड़ अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा है मूलों का योगफल, -5 यहाँ पर रख देना, और अल्फा बीटा है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल जो है 4 है, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से x² हो गया, इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, माइनस हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान, यहाँ पर मूलों का योगफल -5 है तो -5 हो गया इंटू x, अब प्लस अल्फा बीटा का मान यहाँ से 4 है गुणनफल, तो 4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर माइनस है और ये -5 है, माइनस में -5 से गुना होगा तो +5 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 4। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि समीकरण लिखा हुआ है, तो इस कारण से यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा, तो x² प्लस 5x प्लस 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बस इस सूत्र को आप याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x जोड़ अल्फा बीटा, यानी हुआ x² माइनस मूलों का योगफल गुना x प्लस मूलों का गुणनफल। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का x² प्लस 5x प्लस 4। अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स से रिलेटेड है। एक मैट्रिक्स में a बराबर a' हो तो मैट्रिक्स होगा। यह जो उदाहरण है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, हिंदी नाम हुआ इसका सममितिक मैट्रिक्स। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन, एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे दुगुना उसने गलत किए, यदि उसने कुल 48 प्रश्न किए हो तो बताओ सही प्रश्न कितने किए।
चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है सही प्रश्न कितने किए। तो नहीं पता है तो मान लेते हैं कि सही प्रश्न x किया है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे 2 गुना प्रश्न गलत किए। यहाँ पर x प्रश्न सही किया हुआ और 2 गुना प्रश्न गलत, यानी x का 2 गुना हो गया यहाँ पर 2x। और उसने कुल 48 प्रश्न सही किया, तो सही है x, और उसने कुल 48 प्रश्न किया है, यानी एग्जाम में टोटल 48 क्वेश्चन बनाया है। तो x हो गया सही प्रश्न और गलत कितना हो गया, तो 2x बराबर में रख देना है 48। तो 3x का मान हो गया यहाँ से 48, तो x बराबर जो आ जाएगा 16। और सही प्रश्न माने हैं यहाँ पर x, तो 16 हो गया यहाँ पर सही प्रश्न की संख्या, और गलत प्रश्न हो जाएगा 32। और इस तरह से मिलकर 48 हो गया, तो प्रूव हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है तो उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल है। इस क्वेश्चन को आप 1-2 मिनट समय लेकर जरूर बनाइए, अच्छा सा क्वेश्चन। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो कैसे बनाना है, आप 2 से 3 मिनट टाइम लेकर जरूर इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, फिर आगे का डिस्कशन देखिएगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है तो उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल है। यहाँ पर आपको गौर ये करना है कि यहाँ पर गुणनफल जो है 37 दिया हुआ है। 37 जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो है किसी दूसरे से यानी विभाजित नहीं होता और इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर जो होगा तो 1 होगा या फिर 37। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर जो हो जाएगा पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या 37, यही हो गया गुणनफल। यहाँ पर 1 में 37 से गुना कीजिएगा तभी 37 होगा, क्योंकि 37 जो है अभाज्य संख्या है, तो इसका कोई यहाँ पर फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद है उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल। अंतर अब आपको निकालना है, पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या यहाँ पर 37 हो गया। अब दोनों का अंतर लीजिएगा तो 37 - 1 कर दीजिए, कितना हो गया, 36 हो गया। अब इसके बाद कहा जा रहा है उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, यानी 36 का वर्गमूल आपको निकाल देना है, तो 6 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस 25 दिसंबर 2020 को यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा सोच लीजिएगा। अगर आप एक्स वाई पर बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होगा और जल्दी इसका आंसर भी नहीं आएगा। तो 37 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी में यदि S5 बराबर 35 तो S4 बराबर 22 तब 5वां पद होगा। समांतर श्रेणी में S5 का मीन्स ये हुआ कि 5 पदों का योगफल यहाँ पर 35 दिया हुआ है और 4 पदों का योगफल 22 दिया हुआ है, 5वां पद आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल ही है। समांतर श्रेणी में 5 पद इस तरह से 1 2 3 यहाँ पर लिख रहे हैं, पद लिख रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। सबसे पहले यहाँ पर 5 पदों का योगफल 35 है। 1 से लेकर 5 पदों का योगफल, शुरू से लेकर 5 पदों का योगफल यहाँ पर 35 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ S4 4 पदों का योगफल 22 है। 1 से लेकर 4 पदों का योगफल जो है यहाँ पर 22 है। तो 5वां पद निकालना है। 5वां पद निकालने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 5 तक का योगफल 35 है और 1 से लेकर 4 तक का योगफल 22 है। 5वां पद क्या हो जाएगा, 5 पदों का योगफल माइनस 4 पदों का योगफल। तो 5 पदों का योगफल कितना है, 35 है। 35 में से 22 घटा दीजिए, यही इसका आंसर आ गया। 13 हो गया इसका सही आंसर। बस इस तरह से सिंपल सा ही बना लेना है आपको। 13 हो गया। एग्जाम में क्या होता है कि ज़्यादातर लॉजिकल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा सोचना है। 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी से संबंधित है। क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग रूप है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कवि का स्त्रीलिंग। यहाँ पर जो बी ऑप्शन में दिया हुआ कवयत्री, यह नहीं है। सही आंसर जो हो जाएगा कवयत्री, क व यहर्षिकार त्र दीर्घिकार। और यहाँ से अच्छे तरीके से स्पेलिंग देख लीजिए। शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप है कवयत्री है, क व यहर्षिकार त्र दीर्घिकार होता है। अगला क्वेश्चन है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, वीर रस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार की जीत कहानी के कहानीकार है। हार की जीत जो कहानी है बाबा भारती एवं खड़ग सिंह के बीच। बाबा भारती के पास एक घोड़ा रहता है और खड़ग सिंह उस बाबा भारती से घोड़ा छीन लेता है, बाद में उस घोड़ा को लौटा देता है। इस कहानी में इसी का जिक्र है। तो हार की जीत कहानी के कहानीकार जो है सुदर्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है।
इसमें से फणीश्वर नाथ रेणुका जो नहीं है, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ जो है रविंद्र काली, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, यह सभी कहानी संग्रह जो है फणीश्वर नाथ रेणुका है, लेकिन गरीबी हटाओ नहीं है, रविंद्र काली का यह है। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। अगर आप वर्णमाला से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, वर्णमाला टॉपिक्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं और इसका क्लास भी चैनल पर उपलब्ध है, तो देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। प्रयत्न के आधार पर ल जो है पार्श्विक का उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्क्षिप्त के अंतर्गत ड ढ होता है, ड हो गया और ढ उत्क्षिप्त के अंतर्गत है। इसके बाद र जो होता है लुंठित होता है, यह भी पूछा जाता है कि र किस प्रकार की ध्वनि है, तो लुंठित है। पार्श्विक का उदाहरण ल है और उत्क्षिप्त का उदाहरण ड ढ है। अगला क्वेश्चन है, न वर्ण का उच्चारण स्थान है, यह छोटा न है यहाँ पर, तो न जो होता है यह ट ड ढ न में होता है, टवर्ग के अंतर्गत, और टवर्ग का जो है यह मूर्धा से संबंधित है, टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, सही आंसर हो जाएगा मूर्धा। और यहाँ पर वत्सर्य है, तो वत्सर्य जो है मसूढ़ा का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, इसी को मसूढ़ा कहा जाता है, दंतमूल भी कहा जाता है। मूर्धा इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर यह न जो हो गया इस तरह से न, इसका जो उच्चारण स्थान है दंत है। अगला क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना का अर्थ है, इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए। कूप मंडूक होना का अर्थ इसमें पूछा गया है, तो कूप मीन्स जो होता है कुआं होता है और मंडूक मीन्स होता है मेढक, तो कुएं का मेढक, तो अब आपको पता चल ही जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम चुनिए। अर्वाचीन का आपको विलोम बताना है। अर्वाचीन का जो अर्थ होता है नया होता है और अर्वाचीन का जो विलोम होगा प्राचीन, सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन प्राचीन। नूतन, नव्य और नवीन, यह तीनों मिलता ही शब्द है, अर्वाचीन से मिलता जुलता शब्द है। अर्वाचीन मीन्स होता है नया और यहाँ पर नया का ही यहाँ पर पर्यायवाची है सभी, लेकिन प्राचीन इसका उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया है। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो आयोजन किया गया उड़ीसा राज्य में, भुवनेश्वर शहर में। और अगर विश्वविद्यालय का नाम पूछा जाता है तो कलिंगा विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में नागा नकटी पक्षी विहार है। एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कालरव यहीं पर मनाया गया है और यह जो है जमुई जिला में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला पक्षी महोत्सव का नाम क्या है, तो कालरव है, यहाँ पर कालरव हो गया इस तरह से। और नागा नकटी डैम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पक्षी विहार के जगह पर अगर इस तरह से पूछा जाता है नागा डैम कहाँ है तो जमुई जिला में, नकटी डैम कहाँ है तो जमुई जिला में, नागा नकटी पक्षी विहार जो है जमुई जिला में है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और कुछ पक्षी विहार बिहार से रिलेटेड देख लीजिए। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर जिला में है, गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार जिला में है और नागा नकटी जमुई जिला में है। अगला क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड ही है, बिहार से रिलेटेड इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह है। सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है मधेपुरा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष, यानी यहाँ पर इसरो का पूरा नाम दिया हुआ है, तो इसरो के जो अभी वर्तमान समय में चेयरमैन है के सिवन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यपाल आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का भी वर्तमान राज्यपाल मनोज सिन्हा है, सही है। और जम्मू कश्मीर के पहले यहाँ पर उपराज्यपाल होगा, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है, तो जम्मू कश्मीर का भी वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। इसके बाद है यहाँ पर त्रिपुरा का, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है त्रिपुरा, यह गलत दिया हुआ है, यह सुमेलित नहीं है। त्रिपुरा के अभी वर्तमान राज्यपाल है रमेश बैस। आर्यन रवि नागालैंड के राज्यपाल है। इसके बाद है बिहार का फागू चौहान, तो सही है। मेघालय का सत्यपाल मलिक, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है।
आहार श्रृंखला से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप समझ लीजिए। आहार श्रृंखला में 3 चरण होता है। पहला होता है उत्पादक, उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधा हो गया। इसके बाद होता है उपभोक्ता, यानी हरे पेड़ पौधे को जो खाएगा उपभोक्ता के अंतर्गत है। अब यहाँ पर उपभोक्ता को सड़ा गला के जो नष्ट करते हैं उसको अब घटक कहा जाता है। अब घटक के अंतर्गत हो गया जीवाणु कवक। और उपभोक्ता का 3 चरण होता है। पहला हो गया उत्पादक में, उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधा। दूसरा है उपभोक्ता, उपभोक्ता के अंतर्गत 3 चरण होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इस तरह से प्राथमिक के अंतर्गत हो गया शाकाहारी। शाकाहारी सबसे पहले यानी हरे पेड़ पौधे को खाएगा, जैसे हिरन है, हिरन यानी घास को यहाँ पर हो गया और पौधे को खाएगा। और हिरन को कौन खाएगा, तो बाघ, बाघ है मांसाहारी के अंतर्गत हो गया, तो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत उसको रखा जाता है जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों है, जैसे कौवा हो गया, मनुष्य हो गया, पक्षी, यह सभी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, तो उसको तृतीयक के अंतर्गत रखा जाता है। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा, तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत है, तो सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। समस्थानिक से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग, कोबाल्ट का संकेत होता है CO, तो इस तरह से भी दिया जा सकता है कि CO 60 का प्रयोग। तो शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार, अर्बुद मीन्स होता है गांठ, शरीर के अंदर गांठ यानी कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर रोग में गांठ हो जाता है एक तरह से, तो इसके लिए उपचार के लिए तो सही दिया हुआ। इसके बाद है गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार, तो यह गलत है। इसके बाद आयोडीन 131, आयोडीन का संकेत होता है और I-131 का प्रयोग थायराइड अर्बुद का उपचार, यह भी सही है। इसके बाद है फास्फोरस 32, फास्फोरस का संकेत P होता है, P32 का प्रयोग श्वेत रक्तता का उपचार, यह भी सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल है। सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए, और 100 में से आप कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम लिया गया है सभी में पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लीजिए 7 बहनों में जो शामिल राज्य है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल नहीं है, असम भी शामिल है, पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। तो यहाँ से 7 नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य शामिल है, तो मणिपुर शामिल है, बाकी हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है।